नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है रवि मिश्रा और आप सबका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट है वो पर्सनली मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि जब वो मुझे मिले थे तो उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा इंस्पायर किया था और काफ़ी कुछ मैंने उनसे सीखा था लाइफ के मामले में या फिर करियर के मामले में। और आज भी मैं उन चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने लाइफ में फॉलो करने की ट्राई करता हूँ। उन्होंने अपने जीवन में स्टार्ट से लेके एंड तक काफ़ी चीज़ें करी हैं, चाहे वो पहले आर्मी में ज्वाइन करना हो, वो एक्स आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं। फिर उन्होंने बिजनेस वर्ल्ड में भी अपना पाँव रखा और वहाँ पे भी उन्हें काफ़ी सक्सेस मिली। और आज उनका पॉडकास्ट में ले रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है। सो रॉबिन बिष्ट, रॉबिन भाई, कैसा लग रहा है आपको आज? बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल इंट्रोडक्शन। आई वाज नॉट इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट थोड़ा एग्जेजरेट कर दिया ज़्यादा ही आपने। सो जैसे मैंने बताया कि आपने आपने मुझे कहा था कि आप आर्मी में थे पहले। तो आर्मी में जाना एक बहुत ही स्पेशल, एक इमोशनल मोमेंट होता है और सबके लिए एक प्राइड का मोमेंट होता है। सबके बस की बात नहीं होती। लोग सोचते हैं कि आर्मी में हम चले जाएंगे, लेकिन वहाँ तक की मेहनत किसी को दिखती नहीं है। तो यही मेरा सवाल है कि आपने किस एज में सोच लिया कि यार मुझे भी आर्मी में जाना है, या फिर आपके बैकग्राउंड में आपकी फैमिली में कोई ऐसा था? तो आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई ये आर्मी में आने की? ओके, तो बेसिकली आर्मी में जो आने की जो जर्नी है, मेरे पूरी फैमिली बैकग्राउंड आर्मी से ही है। तो मेरे दादाजी आर्मी में थे, मेरे अंकल वो भी आर्मी में थे सब। माय फादर वाज नॉट इन आर्मी अनफॉर्चुनेटली। उनको ट्राई किया उन्होंने, बट ही कुडंट बट उनका था कि मेरे मतलब कोई ना कोई एक लड़का मेरा आर्मी में जाए। तो जब मैं राजस्थान गया पढ़ाई करने अपना 10th के बाद, तो तब तक था कि मेरे को जाना है आर्मी में, एंड था कि हाँ चलो। एंड मैं पहले से ही बचपन से ही स्पोर्ट्स में काफ़ी इन्वॉल्व था। तो नेशनल खेला, फुटबॉल, टाइकोंडो वगैरह। तो उसके बाद ऐसे ही एक हमारे यहाँ पे लैंसडाउन उत्तराखंड, हमारा जो गढ़वाल रेजिमेंट है, सेंटर है जो लैंसडाउन, वहाँ पे एक स्पोर्ट्स कोटा की रैली आई थी, अलग से स्पोर्ट्स कोटा की। तो मेरे पापा ने बोला जाके आ, देख के आ जा। तो खेलता था वहाँ पे। ट्रायल्स हुए, जाना था, मतलब ऐसा भी था कि जाना था। बट तब तक जब तक मैं राजस्थान गया तब तक मेरे को लगता था नहीं यार, अब मैं कॉमर्स में अच्छा पढ़ने लग गया था, अकाउंट अच्छी आती थी, पढ़ना अच्छा आता था, समझ आती थी अकाउंट। मैं सोचता सीए करूँगा अभी। अच्छा। बट वो ट्रांजिशन ऐसा हुआ कि पापा चाहते थे तो मैं चला गया, और मतलब थोड़ा सा मन मेरा भी था उस टाइम पे कि चलो ठीक है जाके देखते हैं एक बार। तो फिर गया, वहाँ पे ट्रायल्स वगैरह हुए, एंड देन सेलेक्ट हो गया आर्मी में। तो मतलब काफ़ी चीज़ें आपने सफ़र करी है, फेस करी है, प्रॉब्लम्स काफ़ी चीज़ें आई होंगी आपके लाइफ में भी। तो ऐसा मतलब था बेसिकली जब मैं आर्मी में गया, वो ना मतलब जो मेरे को आज भी याद है। तो एक हफ्ते पहले जब मतलब अनाउंसमेंट हुआ कि रैली एक हफ्ते बाद है, तो मैं फुटबॉल खेलने गया था स्टेडियम में। मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया था। तो वो एंकल इतना ट्विस्ट, और एंकल ट्विस्ट हो जाता है तो एक दिन मतलब एक 10-15 दिन में तो वैसे भी ठीक नहीं होता है। तो मैं जब जा रहा था, मतलब जैसे कल भर्ती थी उससे एक दो दिन पहले जा रहा था मैं लैंसडाउन में। तो मेरे चाचा ने बोला मेरे को, जो आर्मी में अभी जस्ट रिटायर हुए, बोला मेरा पैर काफ़ी सूज रखा था, काफ़ी स्वेलिंग आ रखी थी। मैंने ट्राई किया, बट वो स्वेलिंग पानी से, बर्फ़ से एक दो थोड़ा मसाज वगैरह भी किया, बट कुछ हुआ नहीं, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं, स्टिल पेन काफ़ी हो रहा था। तो मैं ऐसे मतलब थोड़ा जा रहा था, मतलब कि लचक लचक के के जा। मेरे चाचा ने बोला क्या फ़ायदा है, तो ऐसा तो जा भी, तू चल भी नहीं पा रहा सही से, तू वहाँ कैसे ट्रायल देगा, कैसे दौड़ेगा, कैसे करेगा। मैंने कहा ठीक है जाके आते हैं, देख के आते हैं। तो बस वही पेन किलर्स खा के ट्रायल्स दिए। जिस दिन रनिंग था, ट्रायल्स में 2-2 पेन किलर्स खा के खेलता था। और फिर रनिंग थी तो उस दिन भी फिर पेन किलर्स खाई। बस वो ही पेन किलर्स से ही काम हुआ। फिर इवेंचुअली फिर बाद में भी जब भी चोट लगती थी तो वो आदत पड़ गई कि बस पेन किलर खानी है। तो बस वहीं से फिर वही मेन था स्ट्रगल। एंड बाकी ये था कि स्ट्रगल इतना इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पहले काफ़ी तैयारी करी थी, बचपन से स्पोर्ट्स में था, तो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं लगा कि यार नया होगा मेरे लिए। वो फुटबॉल ही था जो खेलना था, पास करनी थी, सेम वही चीज़ था। तो इट वाज नॉट न्यू फॉर मी, तो इसलिए हाँ था कि चलो हो गया। तो और आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ पे हुई थी? तो मेरी पहली पोस्टिंग थी सूरतगढ़ में, राजस्थान। तो सूरतगढ़ में मैं जब मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हुई उसके बाद मैं क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा से था, तो हमें कुछ टाइम हम आर्मी मतलब हमारी जो सेंटर टीम होती है फुटबॉल वहीं पे रहते हैं।
फिर उसके बाद फिर मैं अपने जो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी वो सूरतगढ़ में हुई थी। फिर वहाँ से फिर सूरतगढ़ से फिर चलता रहा ऐसा ही। फिर मैंने कहा यार अभी एक बचपन से एक कीड़ा था कि कुछ ना कुछ नया करना है, मतलब कुछ सोचना है। तो मैं देखता था यार ऑफिसर्स वगैरह कैसे क्या करते हैं कि क्या कुछ लाइफ उनकी अलग है। तो मैंने कहा ये कुछ ऐसी चीज़ है कि जो अब हमारे फैमिली में नहीं था कोई ऑफिसर। तो मैंने कहा यार चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं कि क्या है ये, मतलब कैसे करते हैं। तो पता होता क्या कि एग्ज़ाम होता है, आप आर्मी के अंदर से ही एग्ज़ाम दे सकते हो। तो समझ में आया कि अच्छा ये, तो फिर अपने सीईओ से बात करी। तो सीईओ ने बोला कि ठीक है आप जाओ। फिर एग्ज़ाम वगैरह दिए। तो फर्स्ट टाइम पे एग्ज़ाम दिया, क्लियर हुआ, बट एसएसबी नहीं हो पाई क्लियर। बहुत प्रिपरेशन करी, पुणे में था मैं, प्रिपरेशन बहुत कर रहा था, बट नहीं हो पाई, बहुत ज़्यादा करी थी। एंड मैं जब, मेरे को आज भी याद है 21 एसएसबी भोपाल थी मेरी पहली जो था मेरा सेंटर। तो मैंने इतनी प्रिपरेशन करी थी, हम रात रात भर इंटरव्यूज़ वगैरह, मॉक इंटरव्यू लेते थे एक दूसरे के, अच्छा। पुणे में एकेडमी में। तो जब मेरा एक्चुअली एसएसबी 5 डेज़ का इंटरव्यू होता है। तो अगर मान के चलो आप 100 लोग गए हो, तो 100 में से पहले दिन में स्क्रीन बोलते हैं उसको, स्क्रीनिंग करते हैं। तो 100 में से आपको मतलब ज़्यादा हार्डली 10 या 12 लोग लेंगे वो। अच्छा। तो बाकियों को पहले दिन ही भगा देते हैं, मतलब समझ लो। तो मेरा इतना कॉन्फिडेंस था कि स्क्रीन आउट तो हो ही नहीं सकता। ओहो। और वो जब नाम आया, नाम नहीं था लिस्ट में, और इतनी मेहनत करने के बाद होता है ना, तो मैं कि इतनी मेहनत करी, तो ऐसा लगता है तुम्हारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। एंड दैट वाज अ मोमेंट कि यार ये क्या हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई किया, फिर अगेन स्क्रीन इन हुआ, देन बैंगलोर में हो गया था। तो फिर उसके बाद फिर देन अगेन ट्राई किया था, तो फिर इलाहाबाद से फिर हुआ था। चलो बहुत अच्छी बात। आपने एक बार कहा था कि आप जम्मू कश्मीर में भी आपकी पोस्टिंग हुई थी, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि वन ऑफ द टफेस्ट प्लेस टू लिव कहा जाता है एज एन आर्मी ऑफिसर, कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है आर्मी ऑफिसर्स को। तो आपका कैसा था एक्सपीरियंस वहाँ पे? पहले तो मतलब मैं जब JNK में था, तब मैं एज अ जवान ही कर रहा था ड्यूटी। मैं ये तो बाद में हुआ था। तो वहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि अगर आपने सुना होगा सियाचिन और वैली बोलते हैं हम, श्रीनगर को वैली बोलते हैं। तो जैसे सियाचिन में क्या है कि वहाँ पे वेदर है मेन, कि वेदर से आपको बचना है। मिलिटेंसी इतनी नहीं है वहाँ पे, क्योंकि इतनी हाइट पे 18,000 फीट पे, 16,000 फीट पे मिलिटेंसी नहीं है। बट JNK में क्या, दोनों चीज़ की दिक्कत है। वेदर भी बहुत हार्श होता है, और साथ साथ में क्या, मिलिटेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो वो काफ़ी चैलेंजिंग है वहाँ पे, कि आपको वेदर से भी लड़ना है, और आपको साथ में ये भी देखना है कि यार मिलिटेंसी कहाँ कोई इन्फिल्ट्रेट ना कर जाए, या कोई कुछ हो ना जाए। तो वो ज़्यादा चैलेंजिंग है वहाँ पे वैली में। और मिलिटेंसी काफ़ी पीक में है, अभी भी है वो तो। सो बीइंग एन आर्मी ऑफिसर आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ता है, ठीक है? और ये वो इतना इजी नहीं होता। फोकस रहना पड़ता है, डिसिप्लिन रहना पड़ता है, और आपको एकदम तैनात रहना पड़ता है कि कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। तो आपने मतलब आप कितना डिसिप्लिन, आप अपनी तरफ से क्या ट्राई ऐसा करते थे कि यार मुझे भी इस तरीके से डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए? पर्टिकुलरली कुछ ऐसा अलग करते थे आप? ऐसा तो देखो, जो आपको ट्रेनिंग में जो मिला, समझाते हैं कि भाई ये करना है वो करना है, वो बेसिक तो सब फंडामेंटल सब फॉलो ही करते हैं। उसके अलावा आपकी खुद की प्रिपरेशन होती है कि भाई आपको जो बोला गया है कि भाई आप अगर कहीं पे जा रहे हो या कहीं पे बैठे हो, तो आप प्रॉपर, अगर आप वैली में हो तो आप मतलब आप अपनी BPG पहन के रखो, अपना पटका जो हेलमेट है वो पहन के रखो, है ना, जब भी आप ड्यूटी पे हो। तो वो आपको लिए बेसिकली वो आपका ऐसा होना चाहिए कि आप रेडी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने कहीं पे हेलमेट कहीं पे और फेंक रखा है, या BPG खोल के ऐसे बैठा हूँ, या फिर मेरी जो गन है, AK जो भी मेरे पास है, उसको सही टाइम पे, मतलब कि साफ सफाई हो रखी है नहीं हो रखी है, वो एक रेडी मूवमेंट के लिए तैयार रहना है। क्योंकि वहाँ पे ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है कि आप मैं बोलोगे कि यार मैं आराम से बैठ सकता हूँ, एंड देन मिल्टन आएगा तो देख लेंगे तब मैं तैयार होऊंगा। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर ऑल सिचुएशंस, कभी भी हो, कुछ भी हो सकता है। नहीं, वो बहुत मुश्किल होता होगा ये सब करना। तो आप वो बेसिकली ऐसा होता है कि जब आप इन्वायरमेंट में होते हो तो आपको अडेप्ट कर लेते हो अडेप्ट अपनी कर तरफ लेते हो चीज़ें। तो चलो। और आपने एक बार बताया था कि आप जागृति यात्रा उसके भी पार्ट रह चुके हैं, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? और कहाँ से आप आर्मी में थे फिर जागृति यात्रा में आप आए, तो वो कैसा सफ़र था? तो बेसिकली आई लेफ्ट इंडियन आर्मी इन 2022। अच्छा। तो उसके बाद से मतलब
ऐसा ही था दिमाग में कि कुछ अपना ही करना है, बिजनेस ही करना है। तो बुक्स वगैरह काफ़ी पढ़ता था मैं, तो बुक्स से समझ में आया कि क्या क्या करना है, क्या कैसे करना है। बिजनेस करना है तो आपको पहले सेल्स सीखनी पड़ेगी, तो सेल्स सीखी, डोर टू डोर जाके सेल्स करी, यू नो। और फिर उसके बाद मार्केटिंग सीखी, 1-1.5 साल मार्केटिंग करी फॉर पॉलिटिशियंस, MP MLA के लिए। फिर ऐसे ही स्टार्टअप्स में ये शार्क टैंक आया था। तो शार्क टैंक में एक दो मेरे सीनियर्स हैं, परफोरा करके उनका ब्रांड है, तो उन्होंने पिच देखी थी मैंने, तो उन्होंने बोला हम दोनों जागृति यात्रा में मिले थे, दोनों फाउंडर्स। तो मैंने कहा क्या चीज़ है, तो जिस दिन मैंने वो देखा, सो उसी दिन मैंने सर्च किया, और उसी दिन वो 5 घंटे का पूरा आपको इतना टाइम 5-6 घंटे लग जाते हैं उस फॉर्म को भरते भरते। अच्छा। तो मैंने वो उसी दिन में 5 घंटे में लगातार बैठे वो फॉर्म भर दिया। तो फिर उसके बाद जागृति यात्रा बेसिकली एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है, जो कि 8000 किलोमीटर की जर्नी है। ऑल ओवर इंडिया आपको मुंबई से स्टार्ट होती है और वापस आप मुंबई में स्टॉप करते हो। तो जहाँ भी आप जाओगे, आप 500 यात्री के साथ जाओगे, जो कि जिनका माइंडसेट आप ही के जैसा है, जो आपके जैसे सोचते हैं, जो आपके जैसे करना चाहते हैं। तो वो एक इन्वायरमेंट जो मिलता है आपको वैसे लोगों के साथ, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। एंड वहाँ से लाइक आपको बहुत कनेक्शंस वगैरह, क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा। क्रिएटिविटी है। और आपने स्टार्टअप्स में भी कुछ इन्वेस्ट किया था। तो एक होता है कि आप अपना खुद का पैसा लगा रहे हो, बूटस्ट्रैपिंग हो गई, और दूसरा होता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू आप करते हो। तो आपने जो स्टार्टअप्स में अगर पैसे लगाए हो, तो आपने किस तरीके से स्टार्ट किया? बेसिकली जब हमने स्टार्ट किया था, तो हमने पहले खुद के पैसे लगाए थे। उससे पहले मैंने एक और बिज़नेस किया था, वहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा हैवी कैपिटल लगाई थी। एंड उस बिज़नेस के फेलियर से ये सीखा कि यार ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है स्टार्टिंग में, आप ट्राई करो कम पैसे से, वो वहाँ से चलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं है, कि मतलब मेरा प्रोडक्ट लोग ले रहे हैं या नहीं ले रहे। तो फिर वहाँ से समझ में आया, वो वाला जो आप बोलते हो ना फेलियर से सीखते हो। फिर सेकेंड वाले में हमने कम पैसे लगा के स्टार्ट किया, ज़्यादा नहीं थी, हार्डली मतलब 30-40 हज़ार रुपये से कैपिटल से स्टार्ट किया था वो बिज़नेस। एंड देन धीरे जब वो चलना स्टार्ट हुआ, देन समझ में आया कि अच्छा ये गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह कहाँ से क्या मिल सकती है। तो काफ़ी गवर्नमेंट स्कीम है, आप नेट पे जाओगे आपको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स मिल जाएगी। वहाँ पे आपको क्या करना है कि अप्लाई करना है। अगर आप मान के चलो आप एग्री टेक में हो, तो आप एग्री टेक वाले में अप्लाई करो, जो स्कीम एग्री बिजनेसेस को पैसा देती है। अच्छा। या आप एग्री हेल्थ टेक में हो आप, तो हेल्थ टेक वाले स्कीम में करो। तो वहाँ पे आपका अगर सेलेक्ट होता है, फिर आप पिच करते हो और उनको अच्छा लगा तो आपको ग्रांट देते हैं। तो ये अलग अलग है, बहुत सारी स्कीम्स है, आप नेट पे जाओगे आपको बहुत मिल जाएंगी। अच्छा। आपने फिट बाय वेदा ये स्टार्टअप आपने स्टार्ट किया था, और इसमें भी आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की थी। हाँ, ये मेरा ही अपना खुद का स्टार्टअप है, जो हमने 2023 में स्टार्ट किया था, मैंने और मेरे दोस्त ने, जो मेरा बचपन का दोस्त है, तो हमने साथ में मिलकर स्टार्ट किया था। एंड अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है स्टार्टअप। तो वहाँ वही जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, जिसको हमने 20-30 हज़ार रुपये से स्टार्ट किया था, यही फिट बाय वेदा को हमने 30 हज़ार रुपये से स्टार्ट किया था। एंड नाउ अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है, एंड वी आर गोइंग इन वेरी गुड डायरेक्शन। गुड, सही है। सो एज एन आर्मी ऑफिसर, वो वाली लाइफ और तुरंत ही वहाँ से शिफ्ट होके एक एंटरप्रेन्योर वाली लाइफ, वो लाइफ आपने किस तरीके से, मतलब होता है ना कि आर्मी ऑफिसर की लाइफ बहुत डिसिप्लिन होती है, ठीक है, सारी चीज़ आपको देखनी पड़ती है, और कट टू तुरंत ही स्टार्टअप या बिजनेस है, ये सारी वाली पूरी लाइफस्टाइल, तो आपने अडेप्ट कैसे किया उस चीज़ को? नहीं, पहले तो आई वांट टू रेक्टिफाई वन थिंग। आर्मी ऑफिसर मैं बनता अगर मैं ज्वाइन करता आई में, तो मैंने ज्वाइन नहीं करी आई में। अच्छा। तो इसलिए मैंने आई में ज्वाइन नहीं किया, जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी होती है देहरादून, वो ज्वाइन नहीं करी। ओके। तो उससे पहले ही मैं बाहर आ गया था। ओके। सो मतलब मैंने सर्व किया, मैंने हुआ सिलेक्शन, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया। ओके। तो बट जो मैंने जितना भी टाइम 6 ईयर आया सर्व इन इंडियन आर्मी, तो बेसिकली उसमें मतलब आपकी यार मेंटालिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग हो जाता है। लाइक अब एक जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप JNK में हो, ठीक है, 9 महीने आप बिना फ़ोन के रह सकते हो। मतलब मुझे नहीं लगता हार्डली कि कोई एक दिन भी बिना इंटरनेट के रह सकता है। हम 9 महीने बिना इंटरनेट के रहे। तो वो चीज़ें आपको इतना टफ बना देती है ना मेंटली, कि यार अगर मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ तो बाहर जाके तो कुछ मतलब बहुत ईजी है, मतलब मेरे लिए
स्ट्रगल ही तो, हार्ड वर्क ही तो करनी है, मेहनत ही तो करनी है ना। सही है। तो ये तो अगर आपने वहां सरवाइव कर लिया तो यहाँ तो बहुत ईजी है सरवाइव करना। तो वो एक माइंडसेट आपका बन जाता है। आप फिटनेस को भी प्रमोट करते हो सोशल मीडिया पे, मैं देखता हूँ, और स्पोर्ट्स में भी काफ़ी आप प्रमोशन रखते हो, प्रमोट करते हो उन सारी चीज़ों को। तो किस तरीके से आप ये मैनेज करते हो कि अपने लिए कितना टाइम निकाल लेते हो? क्योंकि आप स्टार्टअप में आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हो गई, फिर फिटनेस, स्पोर्ट्स खेलना, तो आप किस तरीके से अपने पूरे टाइम को मैनेज करते हो? तो यार मुझे लगता है ना कि फिटनेस, जो भी बिजनेस करता है या जॉब करता है वटेवर, आपको फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब अगर आप फिट हो तो आप अच्छा सोच सकते हो, अच्छा सोचोगे तो आप अच्छे डिसीजन, आप अच्छे अपने जो भी बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो उसमें अच्छे डिसीजन ले सकते हो। आप हेल्थी रहोगे, अच्छा खाओगे, तो ये सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो मैनेज करना इतना कोई मुश्किल नहीं है। अब सुबह जल्दी उठो, तो आप अगर 6 बजे 5 बजे भी उठते हो तो 9-10 बजे से ही तो ऑफिसेज होते हैं। तो 2-3 घंटे में आप सब कुछ कर सकते हो, अपना रनिंग कर सकते हो या जिम करना है या स्विमिंग करना है, जो भी करना है। ये 2-3 घंटे में आप अपना टाइम होता है, उसमें आप सब कुछ कर सकते हो। तो बोलते हैं कि सुबह के 9 से रात के 9 बजे तक आप अपने मटेरियल्स काम करो, और रात के 9 बजे से सुबह 9 बजे तक आप अपने काम करो। अपना सोना, अपना हेल्थ पे फोकस करो, अपनी रीडिंग करो, अपना हियरिंग करो। तो वो तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है अगर आप डिसिप्लिन हो या अगर आप सही से अपना रूटीन फॉलो कर रहे हो तो। सो आज के टाइम पे यूथ को हम देखते हैं कि वो काफ़ी मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, वो सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं जिसका आगे कोई स्कोप ही नहीं है, सिर्फ इसके लिए कि वो लोग दिखाना चाहते हैं वर्ल्ड को कि मतलब शो ऑफ टाइप। तो वो किस तरीके से ये सारी चीज़ों को छोड़ के जहाँ पे फोकस करना चाहिए, फिटनेस हो गई या अपना खुद का इंटरेस्ट हो गया, इन्वॉल्वमेंट हो गया, वो सारी चीज़ पे फोकस करें, इस बारे में आप क्या बोलते हो? बेसिकली एक हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत सिंपल बात है, बहुत एक अच्छी बात लिखी है कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ठीक है, तो ये तो बहुत पहले से ही लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो आप रहो सिंपल, ठीक है, आपको ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैटर नहीं करता कि आपके पास क्या है या आप क्या दिखा रहे हो, मतलब आपके पास कौन सी गाड़ी है। ये मैटर करता है कि आपके बैंक बैलेंस कितना है। ठीक है, मान के चलो, लेट सपोज मैंने एक गाड़ी ले ली मर्सिडीज, तो मेरे 80 लाख तो गए ना बैंक से। अब अगर उसके जगह मैं एक ऐसी कार ले लूँ जो चलो मेरे सर्वाइवल के लिए ठीक है, मेरे को जाना है कहीं पे, तो उतने पैसे मेरे बैंक में रहेंगे। सो बेसिकली आजकल जो भी यूथ जो भी है, सबको मतलब ये सोचना चाहिए इनिशियली कि भाई, सबसे पहले तो कि भाई अगर अपने 20s में हो इतना लोड ही मत लो यार। ये मतलब सही है। कि भाई क्या करना है ज़िंदगी में, ये आगे निकल गया, वो आगे निकल गया, पीयर प्रेशर होता है। आई डोंट थिंक कि वो सबकी अपनी अपनी एक जर्नी होती है ना। और जिस दिन आप जो आपके स्ट्रगल से आप जाओगे, आप उसी से सीखोगे। तो इसलिए मैं वो बोलता हूँ कि भाई अपने 20s में अलग अलग चीज़ें करो। आप अलग अलग चीज़ें करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार मेरे लिए क्या बेस्ट है। एक बुक है जिसमें ऑथर बोलता है कि स्पेसिफिक नॉलेज बिल्ड करो। स्पेसिफिक नॉलेज का मतलब होता है कि ऐसी नॉलेज जो रिप्लेसेबल नहीं हो। लेट सपोज मैं अगर एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मेरी एक ही स्किल है, मेरे को आके वो कोई भी रिप्लेस कर सकता है। कल को रवि आके रिप्लेस कर सकता है, कोई और आके रिप्लेस कर सकता है। बट मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बट साथ में मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, मेरी मार्केटिंग स्किल अच्छी है, मैं टीम लीड अच्छी करता हूँ, तो ये इरिप्लेसेबल हो गई है स्किल। तो स्पेसिफिक नॉलेज पे फोकस करो कि क्या मैं स्पेसिफिक नॉलेज बिल्ड कर सकता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। और मैं लास्ट सवाल आपसे पूछता हूँ, इसी के बाद फिर एंड करेंगे। आप अपनी अभी की लाइफ से कितना सेटिस्फाइड हो? आपका ऐसा था कि यार मैं अभी जो भी मैंने सोचा था, मेरा एम था, गोल था, वो मैं अब फुलफिल कर चुका हूँ, या फिर अभी भी आपका कुछ ऐसा है कि नहीं यार अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं और अचीव करना चाहता हूँ, या फिर आप खुश हो कि यार नहीं मैं ऐसी लाइफ चाहता था, यार मैं खुश हूँ? नहीं, ऑब्वियसली सबके ड्रीम्स होते हैं, और हर हम ह्यूमन स्पेसीज बनाई इसलिए कि सब हर किसी के एक ड्रीम होता है कि ये करना है, नीड्स होती हैं कुछ, और कुछ के हाँ ये डिज़ायर होते हैं कि ये चीज़ें करनी है। तो ऑब्वियसली मेरे भी हैं कुछ, बट तुम्हें ये देखना चाहिए कि यार तुम उन डिज़ायर्स के लिए अपना हैप्पीनेस ना छोड़ दो, खुशी ना छोड़ दो। मतलब ये बोलते हो ना, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए आपके अंदर कि एटलीस्ट जो है अभी उसके लिए खुश रहो। पहले भगवान से उसके लिए थैंकफुल करो कि जो मेरे पास है उसके लिए थैंक हो जा कि यार मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी है,
दो पैर दिए हैं, दिमाग दिया है, दो हाथ अच्छे से दिए हैं, मैं काम कर सकता हूँ, है ना। तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। और जो आगे फ्यूचर आपके गोल होने चाहिए बड़े फ्यूचर में कि हाँ ये मेरे को करना है, हाई थिंकिंग बड़ी होनी चाहिए। और उसके लिए डेली हर दिन एक एक कदम, एक 1% इम्प्रूव होते रहो। कुछ भी आपको जिंदगी में करना है, बहुत सिंपल सी फिलॉसफी है कि डेली 1% इम्प्रूव करो खुद को। ओके। तो वो कंपाउंडिंग जो बोलते हैं ना, आइंस्टाइन ने बोला कि कंपाउंडिंग 8th वंडर है दुनिया का, वर्ल्ड का। तो वो कंपाउंड होगा बेसिकली हर दिन। आप हर दिन अगर 20 मिनट बुक पढ़ते हो तो लगाओ, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 365 कितना। अगर आपने 5 साल लगा तो आपकी नॉलेज क्या होगी। तो वही है बेसिकली। थैंक यू रॉबिन भाई अपना टाइम देने के लिए। कैसा लगा आपको आज? बढ़िया, एकदम सही लगा? सही था। और आपने एकदम आज खुल के एकदम बात की होगी। हाँ, काफ़ी खुल के बात अपनी करी तो रोज़ obviously। बात होती रहती है। ठीक है। हाँ, सो ये थे मिस्टर रॉबिन बिष्ट। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। ये मेरे बड़े भाई के जैसे ही हैं और जब भी इनसे मिलता हूँ तो काफ़ी कुछ सीखता हूँ। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू रॉबिन भाई। थैंक यू सो मच।